हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैथड्स। आज हम लोग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोगों को हर चीज़ याद हो जाएगा। सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से वो 9 नेम्स हैं, ठीक है, 9 नेम्स, वो पोस्ट, 9 ऑफिसेज। फिर थर्ड शेड्यूल में अभी आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट वो 9, सेकेंड में भी 9 नेम्स है, फिर थर्ड में भी 9 नेम्स है। कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से नेम्स कॉमन हैं जो सेकेंड शेड्यूल में भी आते हैं, थर्ड में भी आते हैं, तो ये सब चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो, इस चीज़ के लिए मैं इंश्योर करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। फिर फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, फिर सेवन्थ, एट्थ शेड्यूल में मैं बात करूँ तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। बट वो टोटल 22 याद करना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी, लेकिन टोटल 22 तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट 21st अमेंडमेंट के द्वारा कौन से लैंग्वेजेस इंक्लूड किया गया है, फिर 71st के द्वारा कौन सा किया गया है, 92nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं इसको याद करवाने की कोशिश करूँगी। फिर 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब चीज़ आप लोगों को अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये एक सिंगल वीडियो से, ठीक है। तो बनी रहिए हमारे साथ। फर्स्ट शेड्यूल की मैं बात करूँ तो फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इसकी बात करती है फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में ये सब चीज़ दिया हुआ है। एंड फर्स्ट शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 दिया हुआ है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दिया हुआ है। याद हो गया? फर्स्ट शेड्यूल में कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड शेड्यूल का मैं बात करती हूँ। सेकेंड शेड्यूल इक्वल्स टू EAP, आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा। सेकेंड शेड्यूल जो है ना वो दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। सेकेंड शेड्यूल इक्वल्स टू EAP मतलब इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, सेकेंड शेड्यूल जो है वो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस का बात करता है। किन के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस का बात करता है सेकेंड शेड्यूल? प्रेसिडेंट सेंटर के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के गवर्नर्स के EAP का बात करता है इसमें सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है, किया हुआ है। फिर सेंटर के लेवल पे मैं बात करूँ तो आप लोग जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अगर ये चार को अगर मैं एक कलेक्टिव टर्म दूँ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, फिर चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, इन द स्टेट्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टोटल मिलाकर के 9 हुए। बट ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होता। कन्फ्यूज़न कब होता है? जब हम लोग थर्ड शेड्यूल में आते हैं, और थर्ड शेड्यूल में जस्ट इसके ही बाद थर्ड शेड्यूल दिया हुआ है, और उसमें आप लोगों को भी कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं थर्ड शेड्यूल डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि 9 नेम्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा अब से आप लोगों को, इसलिए मैं जब थर्ड शेड्यूल याद करवाऊंगी तो आप लोगों को याद करवाऊंगी ठीक से। अब मैं बात कर लेती हूँ फोर्थ शेड्यूल का। तो फोर्थ शेड्यूल जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। आपको पता होगा कि राज्यसभा में वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इलेक्शन। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कितने सीट्स जाएंगे, कितने सीट्स एलोकेट होंगी, वो डिपेंड ये अकॉर्डिंग टू द फोर्थ शेड्यूल होता है वो चीज़, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज वो फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा कैमरा को सेट करना होगा क्योंकि मुझे थर्ड शेड्यूल डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब अच्छे से दिख रहा होगा थर्ड शेड्यूल। हाँ, तो थर्ड शेड्यूल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ, किन के ओथ एंड एफर्मेशन का यहाँ पे बात किया गया थर्ड शेड्यूल में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 9 टोटल पोस्ट्स हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स का, स्टेट मिनिस्टर्स का, एट द लेवल ऑफ सेंटर। अच्छा, इस तरीके से आप लोग सोच करके देखिए ओथ आप लोग ने कितने मतलब कौन से ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे आपने ओथ लेते हुए देखा है खुद टीवी में भी। तो आप लोग देखते होंगे कि यूनियन मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी ओथ लेते हैं, फिर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ये लोग भी ओथ लेते हैं, फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप लोग एट द लेवल ऑफ सेंटर, एट द लेवल ऑफ स्टेट आप लोग देख सकते होंगे यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकता है जब अगर आपने ये पढ़ा ना हो अच्छे तरीके से और अचानक से सडनली आप लोगों को दिख जाए
कि कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ऐसा लगेगा कि नहीं वो कैंडिडेट्स जो अभी तक इलेक्ट भी नहीं हुए हैं, वो एमपी भी नहीं बने हैं, सिर्फ वो अभी कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए, एमपी के लिए, तो उनकी ओथ यहाँ पे क्यों मेंशन होगी। बट अच्छे से आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट्स का भी ओथ है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, इनका है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल में क्या कॉमन है, कॉमन 3 चीज़ें हैं जो कि आप लोग, वो 3 ऑफिसेज, 3 पोस्ट जो कि कॉमन दिखेंगे सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल दोनों में, तो वो हो जाएंगे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग कैसे याद रख सकते हो ये 3 नेम, बाद बाकी कोई भी नेम आपको सेकेंड शेड्यूल की थर्ड शेड्यूल में नहीं दिखेगी, प्रेसिडेंट नहीं दिखेंगे, गवर्नर नहीं दिखेंगे, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं थर्ड शेड्यूल में। और ये आप याद कैसे रखिएगा, जैसे कि 1 2 3 पढ़ते हैं ना हम लोग, तो 3 तक जाना मतलब इन डेप्थ में जाना, ठीक है, 1 2 3 मतलब आप नीचे एक एक लेवल और नीचे जाते जा रहे हो। तो उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो जब भी केसेस सॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस, ये एक ट्रिक है याद करने का, तो उन्हें डेप्थ में जाना होता है इस चीज़ को अच्छे से ये करने के लिए, उन्हें डेप्थ में जाना होता है, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन्हें इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है केसेस का, वो ऊपर ऊपर से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड से थर्ड में आने का मतलब क्या है, इन मतलब डेप्थ में जाने का मतलब है इसको, सेकेंड से थर्ड में आने का मतलब डेप्थ में जाना, ठीक है। सेकेंड से थर्ड में आना मतलब डेप्थ में जाना, तो जजेस को काम है वो चीज़ करने का, ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो अकाउंट्स होते हैं यूनियन के, स्टेट गवर्नमेंट के, इनके अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं, तो इनका भी काम क्या है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लेंगे नहीं, डेप्थ में आएंगे, थर्ड तक आएंगे। तो 3 जो मैंने बताया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों आपको सेकेंड से थर्ड की तरफ आते हुए दिखेंगे, इन डेप्थ में आते हुए दिखेंगे, ये याद करने का तरीका है। तो ठीक है, तो ये 3 नेम आपको कॉमन दिखेंगे, बाद बाकी आपको जो मैंने बताया यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बस, और ये 3 नेम कॉमन। अब मैं बात करती हूँ 5th शेड्यूल का। तो 5th शेड्यूल में आपको लोगों को पता होगा ये 5th एंड 6th शेड्यूल में कंफ्यूजन नहीं होता है। 5th शेड्यूल जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल का बात किया जाता है 5th शेड्यूल में। आपको पता होगा कि इसके रिगार्डिंग मतलब 5th शेड्यूल यहाँ तक हो गया, उसके बाद मुझे कैमरा पॉज करना होगा क्योंकि मुझे इरेज करना है। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं अब 6th शेड्यूल का, ठीक है। अभी आप लोग को स्क्रीन पे बस इतना ही दिख रहा होगा, जब इधर मैं आऊँगी तो इधर कर दूँगी कैमरा। 6th शेड्यूल जो है ना वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़, वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करता है 6th शेड्यूल। अब आप लोग को वो 4 स्टेट्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो ना हो इसके लिए आप लोग इस तरीके से याद रखते हो AMTM, अगर थोड़ा बहुत देखो तो मैच करता है ATM से, ठीक है, AMTM ATM, ठीक है। तो जब ATM है ही तो मनी क्यों रखना पास में, ठीक है, ATM तो है ही, जब जरूरत पड़ेगा तो जाके निकाल लेंगे, तो मनी क्यों रखना पास में, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा जो 6th शेड्यूल है उसमें मनी नहीं है, ATM, ठीक है, AMTM, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो A आसाम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, ठीक है, मणिपुर नहीं आएगा, ATM है तो फिर मनी का काम क्या ही, ठीक है, वहाँ जाके निकाल लेंगे, कैश क्यों रखना। 6th शेड्यूल हो गया, मतलब 6th शेड्यूल जो है आसाम के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 6th शेड्यूल में बात किया गया है, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम से, ठीक है। अब बात करते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जो है वो आप लोगों को पता होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। 7th शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ पावर का बात करता है, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इनकी बात करता है। और यूनियन लिस्ट में अभी टोटल 100 हैं, फिर स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है टोटल। 9th शेड्यूल का मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में जो किया गया है, उसके द्वारा 9th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इंक्लूड किया गया है 9th शेड्यूल को अमेंड करके। और उसके बाद 9th शेड्यूल में क्या होता है ना कि जो भी लॉज अगर 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं तो माना जाता है कि वो प्रोटेक्ट हो गया है, मतलब टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उस वक्त सरकार जो है वो ज़मींदारी, लैंड रिफॉर्म्स, ज़मींदारी को एबॉलिश कर रही थी, ठीक है, और फिर लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी। तो उस वक्त बहुत बार केसेस चल जा रहे थे कोर्ट में रिगार्डिंग दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो सरकार है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। तो उस रिगार्डिंग फिर
उस समय के गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल को ऐड किया ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जुडिशियल रिव्यू से। अब मुझे थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट करना पड़ेगा। हो गया। 8th शेड्यूल में मैं बात करूँ तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में है ना। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे इंक्लूड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। टोटल मैंने जैसे बोला 22 लैंग्वेजेस याद करना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग ये सब चीज़ याद कर सकते हो कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था, वो मैं आप लोगों को याद करवाने का कोशिश करूँगी। 71st के द्वारा एंड 92nd के द्वारा टोटल ओरिजिनल जो थे ना 14, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया गया था सिर्फ 14 को, बट ओवर द टाइम पीरियड धीरे धीरे थोड़ा इसका संख्या को बढ़ाया गया और 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। अब 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा जो लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है उस सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। आप लोग याद कैसे कर सकते हो इस चीज़ को कि कौन से लैंग्वेज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। तो 21st है, ठीक है, तो 2 से 1 में आना है, मतलब सिद्ध करो, ठीक है। सिंधी को आप लोग इस तरीके से कर लो हिंदी में सिद्ध, ठीक है। सिंधी एन हटा दोगे तो बनेगा सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध इस तरीके से कर सकते हो हिंदी में, सिद्ध करके दिखाओ, इस चीज़ को प्रूव करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। कैसे प्रूव करके दिखाओ? अभी 2nd रैंक आया है, फर्स्ट ला करके दिखाओ, ठीक है। फर्स्ट ला करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ कि तुमसे बेटर कोई नहीं है इस फील्ड में, जो भी फील्ड में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का मैं बात करूँ, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 71st आप इसका अगर 71 होता है वैसे हिंदी, बट मैं सिर्फ 7 का बोल रही हूँ, 7, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखो ना 2, 7, 9 है, ठीक है। तो 7 वाला अगर आपको एग्जाम में दिख जाए कि 71st के द्वारा, तो 7 को आप लोग 7 बोलते हो हिंदी में, तो इसको आप लोग 7 बोल लो, मतलब कौन कौन थे 7, ठीक है। और इसको कैसे याद कर सकते हो आप लोग? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, कौन कौन थे 7, ठीक है। 7 कौन कौन थे मनी को नेपाल पहुंचाने में? जैसे कि मान लो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन इंडिया से पैसा को बाहर, जस्ट मतलब एक फिक्शनल एक स्टोरी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कौन कौन, ठीक है, कौन कौन, वो कौन वाला, कोंकणी वाला कौन, फिर मनी को, मणिपुरी वाला मनी, फिर नेपाल पहुंचा रहा है, कौन कौन साथ है इस काम को करने में, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। और फिर 92nd का अगर मैं बात करूँ तो मान लो 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से मान लो एक बच्चा है एक्स नाम का, और वो एक्स अपना दुख सुना रहा है अपने फ्रेंड्स को। किस तरीके से? वो सन, ठीक है, कह रहा है अपने फ्रेंड्स को, सन, यहाँ से संथाली का सन कर लो, वो सन जो अपने फ्रेंड्स को क्या कह रहा है कि उसका कितना रैंक आया है, 92nd रैंक आया है पीछे से, ठीक है। वो मतलब ऐसे 100 बच्चा थे टोटल, उसका रैंक कितना है, 92nd आया। तो 92nd वाला कह रहा है कि वो सन कह रहा है संथाली कि माई मेरी आज तो दंगा कर देगी घर में, बड़ा वाला वो भी, ठीक है। तो आप लोग पीछे से ऐसे याद कर सकते हो कुछ भी। आप लोग अपने से भी बना सकते हो। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। सन, माई, डोंगा, डोंगरी से आप लोग कह सकते हो डोंगा करके, और फिर बोडो से बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, संथाली, मैथिली, डोंगरी एंड बोडो, ठीक है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ऐड किया गया था। फिर मैं बात करती हूँ 10th शेड्यूल का, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। 10th शेड्यूल इस चीज़ के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10th शेड्यूल आया है? 52nd, 5 into 2 10, ठीक है। 10th शेड्यूल 5 into 2 10, 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है 1985 में, जो पास किया गया था, और एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पे उसको लाया गया है। 11th शेड्यूल में मैं बात करूँ तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया है। पार्ट 9 को ऐड किया है इस, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एक पार्ट ऐड किया है, पार्ट 9, ठीक है। और उसका टाइटल है द पंचायत। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, ठीक है, 11th शेड्यूल में। फिर 12th शेड्यूल आया। 12th शेड्यूल ने क्या किया? पार्ट 9A ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9A ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और 12th शेड्यूल जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाया गया, ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन गवर्नमेंट, ये अर्बन गवर्नेंस का बात करता है, ये लोकल गवर्नेंस का बात करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।